आज हम बात करेंगे क्रियाशीलता का सिद्धांत या परिवर्तन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। जो पर्यावरण है या वातावरण है, उसके भौतिक और सांस्कृतिक तत्व परिवर्तनशील हैं। प्रत्येक क्षण हर वस्तु किसी न किसी प्रकार से बदलती रहती है, चाहे उसका आकार हो, मात्रा हो, रूप हो या गुण। अर्थात संसार में कोई भी वस्तु सदैव स्थायी नहीं रहती। अब जैसे हम देखें कि जो पृथ्वी स्वयं पृथ्वी है, वो घूमती रहती है। उसके दो एक तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जिसको हम परिक्रमण कहते हैं, और एक अपनी खुद की धुरी पर घूमती है, खुद के अक्ष पर घूमती है, जिसको हम घूर्णन या रोटेशन कहते हैं। इसी तरह से हर एक क्षण जो वायुमंडल है, उसमें भी उसकी गर्मी की मात्रा या ठंडक की मात्रा उसमें बदलती रहती है। इसी तरह से कभी दिन होता है, कभी रात होता है, तो दिन और रात का जो क्रम है वो भी लगातार चलता रहता है। पवन है, कभी इतनी धीमी होती है कि हम उसको महसूस ही नहीं कर सकते, और कभी कभी वायुमंडल में जो पवन है वो इतना भयंकर बवंडर का रूप धारण कर लेती है, जिसको हम अलग अलग नामों से जानते हैं। कभी हम उसको टॉर्नेडो कहते हैं, कभी साइक्लोन कहते हैं, अंधड़ कहते हैं। तो इसी तरह से खेतों में भी फसलें उगती हैं। अब हम जो वनस्पति है या फसलें हैं, अगर हम देखें कि एक महीने में या एक वीक में, एक सप्ताह में कितनी बढ़ी, तो हम उसको सेंटीमीटर्स में नाप सकते हैं। लेकिन यही उगने और बढ़ने का कार्य जो प्रति क्षण होता रहता है, हम उसकी लंबाई प्रति क्षण नापने में शायद असमर्थ हैं। इसी तरह से प्रत्येक जीव जंतु, मानव पैदा होता है, फिर जवान होता है, जवान से जवानी से बुढ़ापे की ओर जाता है, अर्थात उसकी भी बढ़ोतरी दिन दिनों दिन होती चली जाती है। लेकिन उसकी बढ़ोतरी और कमी को हम प्रति क्षण अनुभव नहीं कर सकते। इसी तरह से नदियों का जल सदैव बहता रहता है, एक स्थान से दूसरे स्थान बहकर जाता है। पर्वतें हैं, पर्वत भी कट कट कर एक स्थान से दूसरे स्थानों पर तलछट के रूप में जाते हैं। नदियाँ उनको लेके जाती हैं। तो नदियाँ क्या करती हैं कि जो पर्वतीय तलछट है उसको मैदानी भागों में लाकर पटकती हैं। तो इस तरह से जो पर्वत हैं वो दिनों दिन छोटे होते चले जाते हैं, और जो मैदानी भाग हैं वो ऊंचे होते चले जाते हैं। या हम कह सकते हैं कि ये तलछट से जो झीलें हैं वो भी भरकर सपाट होती चली जाती हैं। इसी तरीके से जो समुद्र हैं, हम हालांकि जो समुद्रों किसी भी स्थान की, भूतल पर स्थित किसी भी स्थान की ऊंचाई समुद्र तल के अनुपात में ही नापते हैं कि कोई स्थान समुद्र तल से कितना ऊंचा है या नीचा है। लेकिन निरंतर महासागरों में नदियां अपना जल लाकर डालती हैं। यही जल जो समुद्री जल है वो भाप बनकर आसमान में पहुंचता है या वायुमंडल में पहुंचता है। इसी तरह से जो वायुमंडल से में ये जल बादल बनकर वापस वर्षा करता है, वापस पृथ्वी के तल पर आता है, जिससे बड़े बड़े ग्लेशियर बनते हैं। इसी तरीके से जो समुद्री क्षेत्रों में लहरें हैं या ज्वार भाटा है, या स्थल से कटकर आया हुआ जो तलछट है, वो भी उतली पेटियों में जमा होता रहता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो समुद्री तल भी है
वो ऊपर नीचे या ऊंचा परिवर्तनशील है, या समुद्री जल है वो भी परिवर्तनशील है। जो पृथ्वी के तल पर हर समय परिवर्तित करती हैं वो कुछ शक्तियां हैं। उनको हम 6 भागों में बांट सकते हैं। कि सबसे पहली शक्ति है कि पृथ्वी और अन्य ग्रहों का संबंध, या पृथ्वी का सौर संबंध। दूसरा हम कह सकते हैं पृथ्वी की विवर्तनिकी शक्तियां, टेक्टोनिक फोर्सेस। तीसरा सूर्य अभिताप या सूर्यताप, इंसोलेशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशन हम कह सकते हैं। फिर है जैविक शक्तियां, और छठी है मानव शक्ति। तो सबसे पहले जो हम लेते हैं पृथ्वी के ग्रही संबंध। अगर हम पृथ्वी के ग्रही संबंध के बारे में बात करें तो पृथ्वी सौरमंडल में जो 8 ग्रह हैं उनमें से एक ग्रह है। पृथ्वी न केवल अपने अक्ष पर घूमती है बल्कि सूर्य के चारों ओर अपनी कक्ष में परिक्रमण भी करती है। अर्थात पृथ्वी के 2 गतियां हैं, परिक्रमण और परिभ्रमण। और इन्हीं के कारण, इस सौर संबंध के कारण ही पृथ्वी पर दिन रात बनते हैं। पृथ्वी पर जो ऋतुएं हैं उनमें परिवर्तन आता है, ताप पेटियां बनती हैं, पवन पेटियां बनती हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो अन्य ग्रह या उपग्रह भी हैं वो भी गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है। दूसरा है पृथ्वी की विवर्तनिकी शक्तियां। अब जो पृथ्वी की विवर्तनिकी शक्तियां हैं उनके कारण भी 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। एक बहुत धीमा परिवर्तन होता है, धीमी गति से, जिसमें हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं। उनका प्रभाव दिखाई बहुत बाद में दिखाई देता है। जैसे पर्वत निर्माण की प्रक्रिया है। पर्वत निर्माण की प्रक्रिया में भी जो है मोड़दार पर्वतों का बनना, या किसी प्रदेश का नीचे धंसना या उठना धीरे 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 धीरे। दूसरा है अचानक तेजी के साथ होने वाले परिवर्तन, जिसमें हम भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट को शामिल कर सकते हैं। फिर है सूर्य तप। जो सूर्य तप है वो भी भूतल को परिवर्तित करता रहता है। बेसिकली देखा जाए तो पृथ्वी के ऊपर होने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं, चाहे वो मानवीय क्रियाएं हैं या प्राकृतिक क्रियाएं हैं, वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सूर्य से ही अपना ताप ग्रहण करती है। अर्थात जो शक्ति है पृथ्वी पर क्रियाओं को चलाने की वो है सूर्य तप। इसी के कारण जो वायुमंडल है उसका तापमान, हवा का भार, अर्थात जो वायुदाब है वो भी परिवर्तनशील है। जितनी भी वायुमंडल में होने वाली प्रक्रियाएं हैं, चाहे वो बादलों का बनना है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया है, आंधियां हैं, तूफान है, ओलावृष्टि है, पाला है, तुषार है, हिमवृष्टि है, ये सभी जो हैं वो सूर्य की शक्ति से ही उत्पन्न होते हैं। इसी की सौर शक्ति के कारण ही वनस्पति उगती है, पशु हैं, मानव है, उनको जीवन शक्ति मिलती है। चौथा है गुरुत्वाकर्षण शक्ति। पृथ्वी के केंद्र में जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, बेसिकली जो हर एक पदार्थ में है कि हर एक पदार्थ, प्रत्येक पदार्थ दूसरे पदार्थ को अपनी ओर खींचता है। इसके कारण अलग अलग भार वाले और घनत्व वाले जो पिंड हैं उनको संतुलन का एक ही रूप प्राप्त होता है, और इसके द्वारा पृथ्वी पर एक समन्वित क्रम स्थापित होता है। इसी के द्वारा जल ऊंचाई से निचाई की ओर बहता है। जो वायुमंडल की जो भारी गैसें हैं वो पृथ्वी तल पर नीचे रहती हैं, और हल्की गैसें हैं जो
वो जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं वो बढ़ती चली जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो भी वह हर क्रिया पर अपना प्रभाव डालती है। फिर है जैविक शक्तियाँ। जैविक शक्तियाँ जो जीव जगत है, जिसमें वनस्पति भी शामिल है, वनस्पति और जीव जंतु जगत के द्वारा हर समय भूतल पर परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे अब आप देखिए कि कोई वनस्पति है या पेड़ पौधे हैं, है ना, उनकी जड़ें नर्म जो चट्टानें हैं उनके अंदर दरारें पैदा कर देती हैं। दरारें पैदा होती हैं तो भूमि का कटाव और वेदरिंग, अपक्षय की जो क्रिया है वो बढ़ जाती है, भौतिक अपक्षय बढ़ जाता है। इसी तरह से जो वनस्पति है वो, उसके कारण पृथ्वी तल पर ह्यूमस प्राप्त होती है और वो ह्यूमस जो है वो पृथ्वी के जो मृदा है उसको उर्वर बनाती है। तो ये जो है दूसरा जो ह्यूमस है वो अपक्षय में भी बहुत, क्योंकि ये अम्लीय होती है तो अम्लीय होने के कारण ये अपक्षय की क्रिया को भी बढ़ा देती है। इसी तरह से बहुत सारे जीव जंतु हैं, कीड़े मकोड़े हैं जो पृथ्वी पर निवास करते हैं और अपने लिए रहने के लिए गड्ढे खोदते हैं या छिद्र बनाते हैं। इसी तरह से कुछ कीटाणु हैं, केंचुए हैं जो मिट्टी को धीरे धीरे खोदकर नरम बनाते रहते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो जीव जंतु हैं वो भी पृथ्वी के तल को परिवर्तन करते रहते हैं। फिर है मानवीय शक्ति। मनुष्य भी पृथ्वी के तल पर परिवर्तन करता रहता है। क्या करता है मनुष्य? कहीं पर जो वन क्षेत्र है उनको काट कर समतल बनाता है, उसमें खेती करता है, अपने लिए अगर जल की आवश्यकता है तो नहरें बनाता है, आवागमन के लिए सड़कें, सुरंगें बनाता है और एक देश से दूसरे देश या एक स्थान से दूसरे स्थान पर कहीं से पौधे लेके आता है तो दूसरी जगह लगाता है। इसी तरह से खानों से खनिज पदार्थ निकालता रहता है तो खाने बड़ी बड़ी गड्ढे कर देता है। समुद्र से मछलियाँ निकालता है। अनेक प्रकार के जो सांस्कृतिक भूदृश्य हैं उनको भूतल पर बनाता है और परिवर्तन करता रहता है। अनेक बस्तियां बसाता है और उन बस्तियों में भी परिवर्तन होता रहता है। जो ये सभी प्रकार के परिवर्तन हैं, जो 6 शक्तियां हैं पृथ्वी तल पर जो ये परिवर्तन करती हैं, वो भी एक दूसरे से संबंधित होती हैं। हर घटना के कुछ कारण होते हैं और कुछ नियमों के अनुसार उनकी क्रिया होती है। इस प्रकार भौतिक दृश्यों में भी जो उत्पन्न होने, बड़े होने या मर जाने या नष्ट हो जाने का क्रम बदलता रहता है। जैसे हम कहें कि नदियों का जीवन चक्र भी, जैसे मानव का जीवन चक्र है, मानव पैदा होता है, बड़ा होता है अर्थात युवावस्था में आता है और वृद्ध अवस्था प्राप्त करता है और अंततः मर जाता है। इसी तरह से नदी का जो जीवन चक्र है वो भी बाल्यकाल से आगे बढ़कर युवावस्था और वृद्धावस्था को प्राप्त होता है। युवावस्था में नदी घाटी में नीचे की ओर जो कटाव की प्रक्रिया है वो बहुत तेज होती है और जो बहाव है उसकी गति बहुत तेज होती है। इसी तरीके से जो प्रौढ़ अवस्था में नदी की घाटी चौड़ी हो जाती है, उसके जो मार्ग हैं, नदी के मार्ग हैं उसमें मोड़ बन जाते हैं, नदी मियंडर करने लगती है और बाढ़ का जो क्षेत्र है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। अर्थात वृद्धावस्था में जो नदी अपने घर्षण के कारण आधार तल को प्राप्त करती है। तो नदी के जीवन में ये परिवर्तन लगातार होते रहते हैं और इसी प्रकार से अचानक से भू उत्थान होने के कारण या भूमि के ऊपर उठने के कारण नदी की घाटी को पुनर्यौवन प्राप्त हो जाता है, जिसको हम रेजुनवेशन या पुनर्यौवन कहते हैं। तो इसी प्रकार से पर्वतीय क्षेत्र हैं। अगर हम देखें तो हिमालय, आल्प्स और रॉकीज जैसे नौजवान पर्वत हैं
जिनकी चोटियाँ ऊंची ऊंची हैं, ढाल तीव्र हैं, झरने हैं, गहरी घाटियाँ पाई जाती हैं। उसी प्रकार से दूसरी भी प्रकार के हैं जो पुराने प्राचीन पर्वत हैं, जैसे भारत में अरावली। इन पर्वतों की जो श्रेणियां हैं वो सपाट और नीची हो जाती हैं और उनकी घाटियां बहुत चौड़ी हो जाती हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि पर्वत भी जवान होते हैं और बूढ़े होते हैं। इसी प्रकार से जलवायु में भी पृथ्वी तल पर बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलते हैं। प्लायोसीन और मायोसीन युगों में मध्य एशिया की जो जलवायु है वो आज की अपेक्षा बहुत अधिक आर्द्र थी, अर्थात वहाँ वर्षा अधिक होती थी। और यही कारण था कि वो जो क्षेत्र है मध्य एशिया का, उसको हम मानव जाति का उद्गम प्रदेश भी कहते हैं। लेकिन आज क्या है, आजकल वो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है। इसी तरह से जो प्लेस्टोसीन युग है उसमें हमने 4 बार हिमयुग देखे और उनके बीच बीच में गर्म जलवायु के युग भी देखे। इसी तरीके से जितने भी मरुस्थल हैं एशिया के, भारत के या विश्व के, हम देखते हैं कि धीरे धीरे प्रत्येक वर्ष वो अधिक से अधिक शुष्क होते चले जा रहे हैं। इसी तरह से प्राकृतिक जो वनस्पति है उसमें भी परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जैसे कार्बोनिफेरस युग में जो मध्य यूरोपीय क्षेत्र है वहाँ पर बहुत सघन वन थे, लेकिन वो भूमि में दब जाने के कारण लाखों वर्ष बाद वहाँ किस में परिवर्तित हो गए, कोयले में। तो वहाँ अब जो वनस्पति है वो कोयले में परिवर्तित हो गई है। लेकिन वर्तमान जो वनस्पति है अगर हम देखें तो हर जगह कि वो बढ़ती है, नए पौधे बड़े होकर बूढ़े होते हैं, सूखते हैं, उनकी जगह फिर नए पौधे उत्पन्न होते हैं। तो इस तरह से पशुओं जीव जंतुओं में भी हर समय उत्पत्ति, वृद्धि और कमी होती रहती है। मानव स्वयं भी परिवर्तनशील है, चाहे वो मानवीय जनसंख्या है, मानव द्वारा निर्मित गांव या नगर हैं, वो भी अपनी बाल्यकाल, युवावस्था और वृद्धावस्था को प्राप्त होते हैं। जैसे हम देखें कि भारत में जो सिंधु घाटी की सभ्यता है जो कि आज से लगभग 4000 वर्ष ईसा से 4000 वर्ष पूर्व हुई थी, उसमें बड़े बड़े नगर थे जैसे मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, जो अब भूमि के नीचे दबे हुए हैं। इसी तरह से अशोक के काल में नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय जो अब सिर्फ केवल खंडर के रूप में विराजमान है। दिल्ली भी कितनी बार बसी, अलग अलग स्थानों पर बसी। इसी तरह हम देखते हैं कि छोटे छोटे नगर बड़े शहरों में परिवर्तित हो गए। और जनसंख्या है, जैसे हम भारत की बात करें तो 18वीं सदी की शुरुआत में भारत की जनसंख्या 23 करोड़ थी, हैं। बाद में बढ़कर ये, और आज अगर हम देखें तो भारत की जो जनसंख्या है वो लगभग 135 करोड़ है। तो इस तरह हम देखते हैं कि पृथ्वी तल पर प्रत्येक वस्तु बदलती रहती है, अर्थात परिवर्तनशील है। इसलिए हमें मानव संस्कृति की क्रियाओं का अध्ययन इस प्रकार करना चाहिए जिस प्रकार हम क्रियाशील अंगों का अध्ययन करते हैं। तभी हम जो पृथ्वी तल को या मानवीय संस्कृति को, उसकी क्रियाओं को, उनकी प्रगति की दिशा और को हम अच्छी प्रकार से समझ पाएंगे। धन्यवाद।